हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे आपका जो हमारा पिछला वाला चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसका हमने पार्ट 1 कर लिया था। समझ में बात आ रही है? पार्ट 1 हो चुका है, सो दिस इज़ पार्ट 2। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले देख लो, वरना आपको इस चैप्टर में, इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आएगा। और अगर अभी आपने पार्ट 1 देख रखा है ना, तो आपको ये पूरा चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो पहले इसका जो पार्ट 1 का जो लिंक है वीडियो का, वो मैं कमेंट में डाल दूँगी, जाके देख लेना पहले उसको और फिर इसको देखना। आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी PDF की, इस चैप्टर की जो नोट्स हैं जिससे आज मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसकी जो PDF है उसकी लिंक भी कमेंट में होगी, वो भी डाउनलोड करके उससे पढ़ लेना। क्योंकि जो है चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसमें जो है, इस वीडियो में जो है बड़े ही शॉर्ट्स नोट्स हैं, जिससे पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है बच्चों? आइए शुरू करते हैं। देखिए, जिन टॉपिक्स को मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुकी हूँ ना, उसके आगे रेड टिक लगा रखा है मैंने। तो आई होप आपने जो है, अब मैं मान के चल रही हूँ कि आप सभी ने जो भी वीडियो देख रहे हैं पार्ट 1 देख लिया है। समझ में बात आई आपने? आप सभी ने, मैं मानती हूँ कि पार्ट 1 देख लिया। तो मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स करा दिए थे? परिवहन के प्रकार, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन, वायु परिवहन और ये सड़कों के प्रकार, ये सब मैंने पढ़ा दिया था आपको। तो आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हमको क्या पढ़ना है? देखिए, पहले थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। हाँ, आइए देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने वाली, ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। समझ रहे हैं आप? ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। तो वो पहले मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं हमसे, कि थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कें जो है, सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत आती हैं। मतलब कि एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की सड़कें हैं जो गांव को शहर से जोड़ती है। किसको किससे जोड़ती है? गांव को शहर से जोड़ती है। ये रहा हमारा गांव, ये रहा हमारा शहर। अब गांव को शहर से जोड़ती है कौन सी सड़कें? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत जो सड़कें विकसित की गई हैं, वो सड़कें। इतनी बात समझ में आई? कौन सी सड़कें गाँवों को शहरों से जोड़ती है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत जो सड़कें विकसित की गई है ना, वो सड़कें। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पक्की सड़कों को बारहमासी सड़कें कहते हैं। पक्की सड़कें मतलब जो सीमेंट की बनी होती है, वो पूरे, अब आप देखेंगे कि पक्की सड़कें क्या बारिश के दिन में कैसी हो जाती हैं? क्या दलदल हो जाता है उसमें? नहीं, वो तो सीमेंट की बनी है, तो पहले जैसी रहती है। तो इसीलिए उनको क्या कहते हैं? बारहमासी सड़कें, कि 12 मास यानी पूरे साल एक जैसी दिखती है। लेकिन जो कच्ची सड़कें हैं, ये वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। पूरा का पूरा जहाँ पे कच्ची सड़कें होती हैं, वहाँ गाँव के मतलब कहीं कहीं, अब तो गाँव में भी पक्की बन गई है ना। तो जो जहाँ पे भी अभी भी कच्ची सड़कें बहुत है, तो वहाँ पे क्या होता है? वर्षा ऋतु में कीचड़ कीचड़ हो जाता है, तो वो अनुपयोगी हो जाती है। इसका मतलब उसका उपयोग नहीं कर सकते। कीचड़ में क्या गाड़ी चल सकती है? इंसान चल सकता है? नहीं ना। अब आगे क्या बोल रहा है कि भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। मतलब कि ये जो रेल परिवहन है भारत का, ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे लोग जो है यहाँ रेल परिवहन का उपयोग करते हैं। देख रहे होंगे आप, आम जनता भी है जो, बहुत सारे लोग जो है रेल परिवहन का, मान लो वायु परिवहन का तो कम, एरोप्लेन में तो थोड़े कम भी जाते हैं, लेकिन रेल परिवहन इस, जो आप कह सकते हैं, आम बन गया है, बहुत ही ज़्यादा विकसित है देशों में, सॉरी लोगों में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश की पहली रेलगाड़ी, ध्यान में रखना है, आप मार्कडाउन कर, इसको मार्क कर लीजिएगा PDF में आप जो डाउनलोड करेंगे, कि देश की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी पर है। 4th क्लास में भी जो NCERT की बुक है ना, यही लाइन सेम टू सेम उसमें लिखी हुई है। ठीक है, जब 4th क्लास में थी तो मैंने यही लाइन पढ़ी थी मैंने। समझ में बात आ रही है आपको? तो ये देखो, वही चीज़ आ गई इसमें, कि देश की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और आज भी बिना टिकट यात्रा, एक प्रॉब्लम है, रेल परिवहन है ना, वो है तो बहुत अच्छा, आरामदायक है, वस्तु को ले जाने में लाने में बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है भाई। क्या प्रॉब्लम है? कि आज भी जो लोग हैं ना, वो बिना टिकट के यात्रा करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है, तो गलत बात है ना। टिकट से यात्रा करनी चाहिए, हमें टिकट लेना चाहिए। और रेल संपत्ति की चोरी करते हैं और बिना कारण के जंजीर खींचते हैं। देखो, जंजीर ट्रेन में क्यों बनाई जाती है? कि जब इमरजेंसी हो तब खींची जाए, लेकिन लोग बिना कारण के जंजीर खींचते हैं और गाड़ी को रोकते हैं, जिससे क्या होता है? रेलवे को भारी नुकसान होता है। तो इससे क्या होता है? रेलवे को भारी नुकसान
नुकसान होता है ये गलत बात है। तो रेल परिवहन में कुछ समस्याएं भी है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आता है कि रेल परिवहन में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या नुकसान होता है, तो वो आपको इसमें ये लाइन लिखनी है कि जो लोग हैं बिना टिकट के जो है रेल परिवहन में रेल पर चढ़ जाते हैं और रेल की संपत्ति की चोरी करते हैं और बिना कारण जंजीर खींचते हैं। 3 पॉइंट्स लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें क्या बोल रहे हैं, रेलवे गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज। इसमें आपको जो रेलवे की जो दूरी होती है ना, उसका आपको थोड़ा सा इसमें नॉलेज दे रखा है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आपको वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेती हूँ। भारत सरकार ने निम्नलिखित जलमार्ग, क्या चीज़ टॉपिक आ गया हमारा, जलमार्ग वाला टॉपिक आ गया। जलमार्ग पिछली वीडियो में बताया था ना, जल परिवहन किसे कहते हैं, तो जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग, जिसको राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली हो, ठीक है, जिसको राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली हो वो है राष्ट्रीय जलमार्ग। तो भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है, 5। कितने हैं भाई, 5, जल्दी बताओ, 5 है ना। पहला जो जलमार्ग है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है, 5 है। पहला 1620 किलोमीटर है, गंगा नदी हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है। उसके बाद आपका ये 5 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो PDF में तो होंगे ही, इसको पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें से मैप में दर्शाने को ज़रूर आ सकता है, कोई मैप में दर्शाने को ज़रूर आएगा। इसकी स्थिति मैं ना आपको मैप की वीडियो एक अलग से डालूंगी, समझ रहे हैं आप, मैप की वीडियो अलग से डालूंगी, उसमें बताऊंगी कि मैप वर्क में आपको क्या क्या करना है। तो इसमें से क्या आता है, इसमें से मैप वर्क आता है, ठीक है। तो मैप वर्क में आपको मैं ये पढ़ा दूंगी। उसके बाद हमारा फिर से ध्यान रखने की योग्य कुछ बातें बताई जा रही है। क्या बताई जा रही हैं, ये पढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांगड़ा पतन पहले पतन के रूप में विकसित हुआ। पहला पतन, मार्कडाउन करते चलिए, पहला पतन कांडला पतन। फिर उसके बाद यह पतन मुंबई में सबसे बड़ा पतन होने से व्यापारिक दबाव हुआ, मतलब कि मुंबई में सबसे बड़ा पतन था तो थोड़ा सा प्रेशर हुआ, सारा जो माल है यहीं पे आ रहा था, है ना। तो इसलिए इसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। कांडला पतन का दूसरा कांडला पतन का दूसरा नाम क्या है, दीनदयाल पतन है। क्या नाम है दूसरा कांडला पतन का दूसरा नाम, जल्दी बोलिए, दीनदयाल पतन। रिपीट करिए, दीनदयाल पतन। ये एक ज्वारीय पतन है। देखो कांडला पतन की एक और बात आ गई, ज्वारीय पतन है। ज्वारीय पतन अगर आता है, मान लो कि मुंबई में स्थित ज्वारीय पतन दर्शाइए, मैप में आ गया मुंबई में स्थित ज्वारीय पतन दर्शाइए, तो आप क्या लिखेंगे, कांडला पतन को दर्शा देना। मैप पर बताऊंगी तो मैं बताऊंगी आपको इन सब की सिचुएशन, स्थिति की ये कहाँ पे है। फिर उसके बाद भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम पतन चेन्नई में स्थित है। कृत्रिम का क्या मतलब होता है, कृत्रिम का क्या मतलब होता है, मतलब कि आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल। पुराना, सबसे पुराना निर्मित, मानव द्वारा निर्मित कौन सा पतन है, तो क्या नाम है उसका, कहाँ पे स्थित है वो, चेन्नई में। कोची पतन और तोतीकुरून पतन प्राकृतिक पतन है। मतलब अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था, जो चेन्नई में स्थित है वो है कृत्रिम पतन, लेकिन ये जो कोची पतन और जो तोतीकुरून पतन है ये प्राकृतिक पतन है। इतनी बात समझ में। अब उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए वायु परिवहन का महत्व, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, समझ रहे हैं आप लोग, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। कि उत्तर पूर्वी राज्य है उसमें वायु परिवहन का क्या महत्व है। अब देखो, वायु परिवहन तो हर जगह है ना, उत्तर पूर्व दक्षिण कहीं भी, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में इसका विशेष महत्व है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना वो लोग कि उत्तर पूर्वी राज्यों में क्यों, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में वायु सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए गए हैं कि पूरी, मतलब कि आम आदमी भी जो है इस सेवा का आनंद ले सके। तो इसके लिए क्या किया गया है, बहुत सारी योजनाएं, सुविधाएं, ये सब लिख सकते हैं आप, ये सारी बनाई गई हैं, ठीक है। प्रबंध नहीं लिख सकते, योजनाएं, सुविधाएं, इतना लिख दीजिएगा। फिर क्योंकि यहाँ बड़ी नदियाँ, ऊंचे पहाड़, जैसा कि आपको पता है कि जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पे जो है पहाड़, हिमालय है, नदियाँ हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इससे जो है सड़क बनाना तो मुमकिन नहीं है, बहुत ही मतलब मुश्किल है, एक तरह से हम कह सकते हैं। नदियाँ, ऊंचे पहाड़, घने जंगल है, निरंतर बाढ़ एक सामान्य बात है, मतलब बहुत हर बार क्या हो जाता है, बाढ़ ही आ जाती है। तो बाढ़ के लिए तो सड़क और जो हमारी रेल परिवहन है वो ऑप्शन कट हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो वायु परिवहन। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में ये बाढ़ ज़्यादा आती है, इसीलिए भी दूसरा पॉइंट आपसे लिख सकते हैं कि बाढ़, घने जंगल, ये सारी चीज़ें, प्राकृतिक आपदाओं का बड़ा ही यहाँ पर प्रकोप रहता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो है वायु सेवाएँ अधिक लाभदायक या आरामदायक होती हैं। इतनी बात समझ में आई। अब
निरंतर बाढ़ हमारा एक सामान्य बात है, जैसे आपको पता है पहाड़ बाढ़ है तो बाढ़ आएगी, जिससे स्थल परिवहन से यहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है। भाई सड़कें जो है बाढ़ से भर जाएंगी तो इंसान जाएगा कैसे। तो हवाई यात्रा ने इन दुर्गम क्षेत्रों तक पहुँचना सरल कर दिया है कि सेवाओं को, वस्तुओं को हम हवाई यानी कि एरोप्लेन्स के द्वारा, हवाई यात्रा के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचा सके। तो हवाई यात्रा यानी कि वायु परिवहन जो है बड़ी ही यूज़फुल, बड़ी ही उपयोगी है। किसके लिए? उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। तो ये आ सकता है, आपको ध्यान में रखना है। और हवाई परिवहन के कारण ही उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास संभव हो पाया। आज जो है भारत में जो उत्तर पूर्वी राज्य इतने विकसित है ना, इतने विकसित है। क्यों विकसित है? वायु परिवहन के कारण सेवाओं का आदान प्रदान बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आराम से हो पा रहा है। विकास हो गया है राज्यों का, किसके कारण? वायु परिवहन के कारण। समझ रहे हैं आप लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार सेवाएं, कम्युनिकेशन। अब संचार सेवाएं का क्या मतलब निकलता है? देखो, निजी, आपने संचार क्या होता है? सूचना, है ना। संचार निजी दूरसंचार जमा डाक संचार जमा जनसंचार एक संचार तंत्र बनाते हैं। मतलब कि हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या हमारा जो संदेश है वो पूरे लोगों तक जा रहा है, जनसंचार में जा रहा है। ये डाक के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को पहुंचा रहे हैं। तो ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये सब मिलकर, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक संचार तंत्र बनाती है। तो जो संचार तंत्र है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है? निजी दूरसंचार, जनसंचार और डाक संचार। ठीक है। फिर अब हम संचार के बारे में पढ़ेंगे कि संचार क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल। ठीक है। संचार सेवाओं की सहायता से संदेशों को पहुंचाना और प्राप्त करना बड़ा ही सरल हो गया। जैसा कि आपको पता है व्हाट्सएप में क्या करते हैं, 1 मिनट में मैसेज डाला, फटाक से गया, यही होता है ना। तो संचार सेवाओं की सहायता से संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना बहुत ही सरल हो गया, बहुत ज़्यादा, है ना। अब आधुनिक संचार सेवाओं से क्षण भर में मतलब 1 सेकंड नहीं लगता, मैसेज तुरंत गया भाई, है ना। तो क्षण भर में विश्व के किसी भी कोने से संदेश को पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? किसी भी कोने में, हम कहीं भी हो भाई, कितने भी दूर हो, मैसेज तो चला ही जाता है। ठीक है। अब किसी संदेश को एक ही समय में कई लोगों तक पहुंचाना जन संचार कहलाता है। अब निजी संचार क्या हो कि मैंने अपने फ़ोन से अपनी फ्रेंड को जो है मैसेज किया, ये मेरा निजी संचार। लेकिन अगर मैं किसी संदेश को कई लोगों तक पहुंचाऊं, बहुत सारे लोगों तक पहुंचाऊं, तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? जल्दी बोलो, जनसंचार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यस और नो? यस कहेंगे, है ना। गुड। देखो, जनसंचार के मुख्य साधन क्या है? अब देखो, जनसंचार के साधन से आप समझते क्या हो कि ऐसा साधन, ऐसी चीज़ें, ऐसा माध्यम, वो चीज़ जिससे कोई व्यक्ति अपना जो सूचना संदेश है उसको बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दे, बहुत सारे लोगों तक। अब फ़ोन से तो हर व्यक्ति को मैसेज नहीं कर सकते ना। तो दूरदर्शन मतलब टीवी पे जो मान लो न्यूज़ आ रही है, वो क्या है? बहुत सारे लोग एक ही समय पे देख रहे हैं। तो क्या हुआ? जनसंचार हुआ कि एक ही समय में, एक क्षण भर में किसी भी सूचना को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा दिया। तो टीवी हमारे जनसंचार का माध्यम है कि नहीं है? जल्दी बताओ। है। रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा, ये सभी किसके उदाहरण हैं? जनसंचार के। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं कि भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र है। सबसे बड़ा संचार तंत्र कौन सा है विश्व में? ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है और आपको हमेशा याद रहना चाहिए, यानी कि 10 से निकल जाओगे तो भूल जाओगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना है। भारत की बड़ाई है भाई कि विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत्र कौन से देश का है? भारत का है। इतनी बात समझ में आई। फिर लिफाफा बंद चिट्ठी और कार्ड, जो कार्ड पहली श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास की डाक समझी जाती है। पहले लिफाफे में चिट्ठियों को बंद करती थी, है ना। तो वो पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है, जिन्हें विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाया जाता है आजकल। ठीक है। फिर एशिया में भारत दूरसंचार तंत्र यानी कि टेलीकॉम नेटवर्क में सबसे अधिक विकसित है। सबसे अधिक विकसित एशिया में कौन सा है? किस लिए? दूरसंचार तंत्र के लिए। कौन सा देश है? भारत है। इतनी बात समझ में आई। फिर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर का क्या मतलब होता है? मतलब पूरे विश्व के स्तर पर जो भारत है वो महाशक्ति के रूप में उभरा है। क्यों? सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है और इसके माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। क्या कर रहा है? अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। क्यों अर्जित कर रहा है? बताओ क्यों अर्जित कर रहा है? महाशक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
ठीक है। इसीलिए अब भारत में सबसे अधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, पता होगा आपको। फिर उसके बाद हमारा है भारत में विश्व सबसे अधिक चलचित्र, यानी चलचित्र मतलब फिल्म होता है, तो फिल्मों का उत्पादक है, मतलब सबसे ज़्यादा फिल्में कहाँ पे बनाई जाती हैं? जी भारत में बनाई जाती हैं। इतनी बात समझ में आई। अब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट भारत और विदेश की सभी फिल्मों को प्रमाणित करता है, ठीक है। फिर हाल ही में डाक संचार में शीघ्रता लाने हेतु 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल, ये क्या है ये बताइए जल्दी। ये 6 डाक मार्ग हैं नए जो बनाए गए हैं ना, ये वो डाक मार्ग है, समझ रहे हैं आप लोग। ये 6 नए डाक मार्ग अभी हाल ही में संचार तंत्र के द्वारा बनाए गए हैं, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट लिखा है भाई, इम्पोर्टेंट है डिजिटल इंडिया एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल इंडिया से आप क्या समझते हैं भाई? डिजिटल इंडिया से क्या तात्पर्य? अगर आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया ना, तो ये लिख दोगे ना, पूरा मिलेगा, समझ रहे हो आप लोग। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, शायद बहुत बच्चों को ना पता हो, लेकिन अभी वीडियो देख ली ना, अब पता चल गया, ठीक है। डिजिटल इंडिया क्या है? तो एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का विशाल कार्यक्रम है, भारत को विकसित करने के लिए। आप विकसित बोलकर भी अपने आप को समझा सकते हो, ठीक है। अब डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखो, ये नहीं पूछेगा कि डिजिटल इंडिया क्या है, तो ये भी पूछ सकता है ना कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में क्या लिखना है? भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, समझ रहे हैं आप लोग। क्या है इसका? भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का राष्ट्रीय व्यवस्था में योगदान, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान देता है, यानी कि जो वस्तुएं हैं जो वर्ल्ड के लेवल पर, विश्व के आप कह सकते हो पैमाने पर आदान प्रदान हो रहा है वस्तुओं का, सेवाओं का, तो वो अर्थव्यवस्था में, इकोसिस्टम में कैसे जो है योगदान दे रही हैं। ये पढ़ते हैं, देखो। तो 2 राष्ट्रों या देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आपको इतना पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। 2 राष्ट्र या देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र का आर्थिक विकास का बैरोमीटर कहा जाता है। 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए अगर पूछ ले आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास का बैरोमीटर किसे कहा जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या कहा जाता है, तो आपको लिख लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को राष्ट्र के आर्थिक विकास का बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ही उसके आर्थिक विकास का सूचक है। मतलब कि जितना जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक होगा, उतना वो देश विकसित होगा। अब देखो, जितना दूसरे देशों से व्यापार करेंगे, उतनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी विदेशी मुद्रा, तो विकास होगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जो दूसरे देशों से व्यापार है, वो क्या सूचित कर रहा है कि भाई ये देश विकास करेगा, आर्थिक विकास का सूचक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। संसाधनों की क्षेत्रीय उपलब्धता के कारण सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। मतलब कि देखो, सब देश में सारी सुविधा, सारी तरह के चीज़ें तो उपलब्ध होती नहीं है। किसी देश में पेट्रोलियम, किसी देश में पेट्रोल है, किसी देश में पानी है, किसी देश में सोना चांदी, ऐसे है। तो सारे जो है क्षेत्र की बड़ी असमानता है। सारे देश पर एक जैसी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है, मतलब एक दूसरे से व्यापार करने पर देश निर्भर है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कृषि और उद्योगों के लिए मांग उत्पन्न करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा कि भाई दूसरे देशों के साथ व्यापार करना है, तो उसके लिए कृषि, जो अनाज उगाते हैं वही तभी तो दूसरे देशों को देंगे, तभी तो मुद्रा अर्जित करेंगे। और उद्योग, जो चीज़ों का, जो प्रोडक्ट्स का जो है निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, तभी तो वो जो हमारे देश है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर पाएगा। कृषि और उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि जो कृषि और उद्योग हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ये इनकी मांग को बढ़ाता है, ठीक है।
किसकी मांग को बढ़ाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कृषि और उद्योग के लिए मांगों को बढ़ाता है, ठीक है, मांगों को उत्पन्न करता है। अब ऑर्डर आएगा तो जो मालिक है वो क्या बोलेगा कि तुम इतना चीज़ बना कर लाओ, इधर और दो। तो इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब बढ़ता है, जब दूसरे देशों से हमारे देशों को ऑर्डर आते हैं, तो जो हमारे देश के जो बड़े बड़े मालिक हैं, जो आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं, वो क्या बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भाई इतना चाहिए। तो इससे क्या कृषि और उद्योगों की मांग बढ़ती है ना। फिर 5वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय आय को बढ़ाने और आर्थिक विकास में सहयोग करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा, एक देश का दूसरे देश से जो है व्यापार होगा तो आय बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा। आय बढ़ने का क्या मतलब है? आय बढ़ने का क्या मतलब है कि अगर मैं किसी देश को अपने देश का मान लो अनाज दे रहा हूँ, चावल दे रहा हूँ, गेहूँ दे रहा हूँ, तो वो मुझे उसके बदले में पैसे देगा तो आय बढ़ेगी। सैलरी मान लो, आय बढ़ेगी तो क्या होगा? देश का विकास होगा। जो सेवाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद पर्यटन उद्योग। पर्यटन का क्या मतलब है? घूमने जाते हैं ना हम, टूरिस्ट पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? टूरिस्ट पर। फिर पर्यटन उद्योग इसी से रिलेटेड है, देखो बड़ा मज़ा आएगा। पर्यटन उद्योग टूरिज्म का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। अब जो पर्यटन उद्योग है उनका भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान, अगर क्वेश्चन आगे इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना बच्चों कि पर्यटन उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बड़े छोटे में, बहुत बड़े को छोटा कर दिया, बिल्कुल रट लेना है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है और पर्यटन से स्थानीय हस्तकला, मतलब जो हाथ की जो कला है वो उभरती है, जो सांस्कृतिक उद्यमों को बल मिलता है, जो संस्कृति है देश की वो बढ़ती है। और पर्यटन बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है। अब जब एक देश दूसरे देश से अपने देश में, हमारे देश में लोग घूमने आएंगे तो क्या होगा? लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा तो पर्यटन क्या करता है? रोजगार उपलब्ध कराता है। और क्या करता है? एकता बढ़ाता है। और क्या करता है? हस्तकला और जो हमारी संस्कृति है उनको बढ़ाता है। ये छोटे पॉइंट्स करके आपको ध्यान में रखना है। अब पर्यटन जो है उद्योग को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मतलब वही कि अगर रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा? पैसे आएंगे तो देश का आर्थिक विकास होगा। अब पर्यटन उद्योग अप्रत्यक्ष रूप से अनेक उद्योगों और सेवाओं के विकास में सहायक है। मतलब पर्यटन उद्योग होगा तो जो उद्योग है उनमें सेवाओं का विकास होगा। मतलब जब दूसरे देश से हमारे देश में लोग मान लो टूरिस्ट में घूमने के लिए आते हैं तो जो वो हमारे यहाँ की चीज़ों से आकर्षक होंगे, चीज़ों को खरीदेंगे, तो जो उद्योग है वहाँ पर जो मटेरियल बन रहा है उसकी मांग बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, तो क्या होगा? देश का विकास होगा। तो उसमें सहायक है ये, ठीक है। फिर उसके बाद 6वां पॉइंट है कि विदेशी भारत में सांस्कृतिक विरासत, भारतीय सभ्यता, प्रकृति सौंदर्य, रोमांच, चिकित्सा और व्यापार के उद्देश्य से पर्यटन के लिए आते हैं। अब जो विदेशी हैं, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो हमारे भारत में क्यों आते हैं, है ना? वो हमारे भारत में क्यों आते हैं? वो हमारे भारत में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो हमारे भारत की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की सुंदरता, इतना सुंदर है हमारा भारत, तो इसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। और भारत में पर्यटन उद्योग के विकास की काफ़ी संभावना है क्योंकि भारत बहुत ही सुंदर है, कमी नहीं है, एकदम आप कह सकते हो स्वर्ग है ना। अभी तो पोल्यूशन हो गया वैसे, पर फिर भी भारत में अभी भी बहुत सुंदरता बची हुई है। तो इसीलिए पर्यटन उद्योग का विकास की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है परिवहन और संचार अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के रूप में। मतलब कि जो परिवहन, जो मैंने स्टार्टिंग में, जो पार्ट 1 का स्टार्टिंग में बताया था कि जो परिवहन है ना, यही हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। बताया था कि नहीं बताया था कि जो परिवहन है वही हमारे अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। कैसे है? अब ये जानेंगे। देखो, संचार और परिवहन के बिना औद्योगिक समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अब यदि संचार ना हो, मतलब कि यदि आप अपना संदेश दूसरे व्यक्ति को ना पहुंचा पाओ, है ना, या फिर यदि परिवहन ना हो, एक वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जा पाए, तो कुछ हो पाएगा? हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। तो परिवहन की सहायता से ही कच्चा माल और निर्मित माल को तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और संचार ने उद्योगों के बीच संपर्क को सरल बनाया है। संचार का क्या महत्व है? परिवहन का तो समझ में आ गया भाई कि एक वस्तु को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अब जो संचार है ये उद्योगों के बीच संपर्क बनाता है ना। अब जब हम
इस देश के, मान लो भारत के निवासी है, दूसरे देश से हमें व्यापार करना है, तो संचार क्या हम दोनों के बीच संपर्क बनाता है ना, फ़ोन पर या टीवी द्वारा हम जो है दूसरे देश से सूचनाएं लेते हैं संचार के द्वारा, तो हम उसके साथ व्यापार करने के लिए आकर्षक होते हैं, फिर उसके साथ व्यापार करते हैं, तो ये हम दोनों के बीच में आप कह सकते हो कनेक्शन बनाता है ना। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये भी एक तरह से संचार का साधन है, जो है आपको फ़ोन के द्वारा आप पढ़ रहे हो, तो ये इसने क्या किया, स्टडी को, पढ़ाई को बहुत ही सरल बना दिया है। तो जो इसी प्रकार से जो संचार है वो उद्योगों के बीच भी संपर्क बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जिससे विश्व के किसी भी कोने पर व्यापार करना संभव हो पाता है। उसके बाद संचार के साधनों से ही हमें नई तकनीक, विभिन्न उत्पादों आदि की जानकारी मिलती है। अब संचार से हमें नई तकनीक का पता चलता है कि मान लो संचार, अगर किसी देश में कोई नई चीज़, मान लो किसी नई चीज़ का आविष्कार हुआ, तो हम टीवी में देखते हैं ना कि उस देश में उस चीज़ का आविष्कार हुआ था। तो संचार ही है जो हमें हर चीज़ की सूचनाएं देता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। संचार ही है जो हमें हर चीज़ की, हर खबर की सूचना देता है, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ये सब क्या करता है, ये सब संचार ही है। तो संचार भी बहुत ज़रूरी है, परिवहन के जितना ही, समझ रहे हैं। तो ये परिवहन और जो संचार, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, यही हमारी अर्थव्यवस्था को, यही हमारा पूरा विश्व चलाती हैं। परिवहन और संचार, यही हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। ये निष्कर्ष निकलता है इससे, ये पूरा आपका एक तरह से निष्कर्ष ही है, ठीक है। फिर उसके बाद परिवहन और संचार के साधनों के विकास में विश्व को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। मतलब कि क्या मतलब परिवहन के लिए और संचार के लिए सभी देश एक दूसरे पर निर्भर होना ही पड़ रहा है ना। और ये निर्भर है तो क्या है, सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए हैं। किस रूप में जुड़ गए हैं, तो एक गांव के रूप में, ग्लोबल विलेज के रूप में, इंग्लिश में कहें तो, है ना, एक गांव के रूप में जुड़ गए हैं, ग्लोबल विलेज के रूप में जुड़ गए हैं, ठीक है। तो जो परिवहन है और संचार है, ये हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको परिवहन और संचार का महत्व पता होना चाहिए, और ये परिवहन और संचार हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी जीवन रेखाएं हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी PDF ज़रूर डाल दूँगी मैं नीचे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख लेना, PDF से ज़रूर पढ़ लेना। इसमें शॉर्ट नोट्स है, अच्छे नोट्स हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको इसी तरह से जो है शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत होती है इस टाइम पे। तो प्लीज़ इस नोट से ज़रूर पढ़िएगा आप, ठीक है। और नेक्स्ट जो है चैप्टर्स की भी वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी। आपके रिवीजन मेरे को बहुत ही अच्छे से कराना है, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी देख सके, क्योंकि ये जो नोट्स है ना बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नोट्स बहुत ज़रूरी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।